हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए साइंस का हमारा यह दूसरा वीडियो है। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 साइंस में हम लोग जितने भी फिजिक्स में जो है प्रश्न 92 से लेकर के 1992 से लेकर के पिछले वर्ष जो बीपीएससी टीआरई हुआ था 2023 में, वहाँ तक जितने भी फिजिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और प्रश्न जो है बीपीएससी रिपीट भी करता है, इसीलिए सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री का, साथ ही साथ बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, एक तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का अलग मैंने मैराथन वीडियो 3 घंटे का कराया हुआ है। उसके बाद बिहार का जो इतिहास है, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है उनसे संबंधित सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है बीपीएससी ट्री 3.0 2024 के नाम से। फ्रेंड्स चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कोई भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस वाले सेक्शन में हम लोग फिजिक्स के जितने भी प्रश्न 1992 से लेकर के 2023 तक में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। इसी तरह से मैंने आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बायोलॉजी कवर कराया हुआ है, जीव विज्ञान मैंने कवर कराया हुआ है साइंस वाले सेक्शन में। अगर आपने जीव विज्ञान वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष बीपीएससी में पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 2.0 जो 2023 में पेपर हुआ था दिसंबर महीने में, उसमें पूछा गया है। देखिए, प्रश्न है कि पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा। चलिए देखिए, पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का जो कारक है ये आपका परासरण दाब है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, ऑस्मोटिक दाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है और पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। देखिए, इसका आंसर जो होगा, इसका जो फोकल दूरी है, यानी कि यहाँ पर देखिए फोकस दूरी जो है वो आपका क्या होगा, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और यह एक उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। ठीक है, फोकल लेंथ इसका बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर झुक जाता है। चूँकि जल वायु से अधिक सघन माध्यम है, जल में प्रकाश का झुकाव कम होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जल में फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी की तुलना में अधिक होगी। इसीलिए यहाँ पर फोकस दूरी जो है 10 से ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और यह उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। अब चूँकि यहाँ पर देखिए फोकस दूरी जो है क्या हो रही है, फोकस दूरी अधिक हो रही है, तो प्रश्न ये भी बनता है कि जब एक लेंस को, ध्यान से सुनिएगा, जल में डुबाया जाता है तो लेंस की क्षमता क्या होती है। तो चूंकि देखिए जल में जब डुबाया जा रहा है तो यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ रही है। जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता घट जाएगी। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f होता है। तो जब फोकस दूरी बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखिए पावर जो है लेंस का वो कम हो जाएगा, घटेगा। तो इस चीज़ को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल प्रदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि, प्रश्न को एक बार और पढ़िएगा, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, यह इसलिए होता है क्योंकि। चलिए अब यहाँ पर सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे सभी स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। और डी और ई तो आपको पता ही है, 3 ऑप्शन आपको स्पष्ट दिख रहा है, बताइए। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक बायोलॉजी वाला सेक्शन में जो मायोपिया वाला प्रश्न था उसका आंसर मैंने आपको हाइपरमेट्रोपिया वाला कंडीशन बता दिया था।
ठीक है ना, तो उसको सुधार लीजिएगा। चलिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, इसीलिए जो है निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंद से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा गुण नहीं बदलेगा, फटाफट आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका आवृत्ति। आवृत्ति चेंज नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। यह डायरेक्टली प्रश्न उठा करके दे दिया गया है। तो निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल जो होती है ये C/137 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। अब कह रहा है कि जब इसका जो है T/3 के तापक्रम कर दिया जाए, यानी कि टेम्परेचर T/3 कर दिया जाए, तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। अब देखिए आपने फ्रेंड्स पढ़ा होगा कि E = सिग्मा T⁴, और ये देखिए सिग्मा है क्या, तो ये सिग्मा स्टीफन नियतांक है, पढ़ा है ना आपने। अब देखिए पहले क्या कर रहा है, पहले कर रहा है कि इसकी एनर्जी, ठीक है ना, कितनी है, इसकी एनर्जी तापक्रम कितना दे रखा है, T दे रखा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसका एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको इसको 2 बना लेता हूँ, जब तापक्रम को T/3 कर दिया जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए E/E2 = क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा T और पावर कितना होगा, मैंने बताया था ना कि E = कितना होता है, सिग्मा T⁴ होता है। तो यहाँ पर T⁴ हो जाएगा, T का वैल्यू, और यहाँ पर देखिए T/3 का पावर T/3 का पावर 4। अब इसको सॉल्व करिए तो T से देखिए इस तरह से आ जाएगा T⁴ और फिर नीचे T⁴/3 का पावर 4 है, तो 3 × 9 और 9 9 81 हो जाएगा। तो T4 से T4 कट गया, ये आपका होगा E/E2 = कितना हो जाएगा, 81/1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको E2 निकालना है, तो E2 = कितना हो जाएगा, E2 = E/81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक बरसाती दिन में, तो देखिए यहाँ पर आपको ये तीनों ऑप्शन को पढ़िए। एक बरसाती दिन में जो होता है शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये NCERT का सीधे आपका बुक से दिया गया प्रश्न है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है ये आपका गामा किरण, एक्सरे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अल्फा किरण जो है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री का 3 घंटे का मॉडर्न हिस्ट्री BPSC ट्री 3.0, मॉडर्न हिस्ट्री BPSC शिक्षक भर्ती 3.0, मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास 3 घंटे का मैंने कराया हुआ है, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है, तो ये भी आपको पता होगा। इसका आंसर n² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट और वेंचुरीमीटर, बताइए। यहाँ पर बाकी ऑप्शन आपको दिख रहा है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग, तो ये तीरंदाजी भी करता है और अंतरिक्ष रॉकेट भी करता है, इसीलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेंचुरीमीटर जो है ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए प्रिज्म से स्पेक्ट्रम से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग का प्रकाश कौन सा है, सबसे ज़्यादा अपवर्तित, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि बैगनी हो जाएगा। सबसे कम पूछता तब लाल होता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। देखिए किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है यह समानुपाती होता है उसकी लंबाई के, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती पूछा था
तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होता है। समानुपाती पूछा है तो उसकी लंबाई के। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मानव कान का जो श्रवण परास है क्या है। हमारी कान जो सुन सकती है उसका जो ऑडिबल रेंज पूछा जा रहा है, तो आपको पता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 को आप 20 किलो हर्ट्ज भी इस तरह से लिख सकते हैं, या कहीं ऑप्शन में आपको इस तरह से भी मिल जाए। और देखिए 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि तरंग है उनको अवश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक कहा जाता है, और ये 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की जो ध्वनि तरंग है उनको अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य कहा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो देखिए उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी, तो निम्नलिखित में से पूछा गया, तो अगर इन ऑप्शन में से चुनना है तो उच्चतम ऊर्जा जो होगी वो आपका होगा इसमें किसमें, नीला प्रकाश में। वैसे बैंगनी में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम अगर पूछेगा तो लाल होगा। अगला प्रश्न करेंगे कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर देखिए 30 डिग्री के कोण से आपतित होती है और अभिलंब है ये, और परावर्तन कोण के बीच का एंगल है। तो 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये आपका पूछ रहा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की, तो ये 30 है, तो ये पूरा 90 बन रहा है, तो यानी कि 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। सबसे कम घर्षण और सबसे अधिक घर्षण, ये प्रश्न बनता है। देखिए सबसे कम घर्षण जो करेगा ये आपका लोटनिक घर्षण करेगा। लोटनिक, यहाँ मैं लिख देता हूँ लोटनिक घर्षण, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में रोलिंग घर्षण कहते हैं, सबसे कम घर्षण करता है। और सबसे अगर अधिक पूछेगा सबसे अधिक, तो ये एस्थेटिक घर्षण करता है, सबसे अधिक घर्षण। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए। किसी भी क्षण एक ही वेग होगा उसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। बिजली का कुचालक, देखिए नमकीन पानी जो है बिजली का सुचालक होता है, संतरे का रस भी होता है और नींबू का रस भी होता है, तो सारे के सारे सुचालक हैं। कुचालक पूछा गया तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं। एसी करंट जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, यह डायनेमो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए धारा घनत्व होता है, धारा का घनत्व जो होता है यह एक सदिश राशि होता है, एक सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर कि विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की जो इकाई है ये एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा अगर हम बात करें कूलम्ब, तो कूलम्ब जो है ये किसका ऐसा इकाई होता है, तो कूलम्ब जो होता है ये आवेश का होता है, और पावर का यानी कि शक्ति का वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक जिसको कि हम लोग प्रोटियम कहते हैं, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका प्रोटियम हो गया, एक ड्यूटेरियम हो गया, और तीसरा ट्राइटियम हो गया। तो देखिए प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हमारा कि एंगस्ट्रम इकाई है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो देखिए एंगस्ट्रम जो है फ्रेंड्स यह तरंग दैर्घ्य की इकाई है, तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम, ध्यान रखेंगे। अच्छा एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को। अगला प्रश्न कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है देखिए बीपीएससी में प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है,
तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स यह दूरी की इकाई है। अच्छा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछेगा तो क्या होगा, पारसेक होगा। इससे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। क्लियर। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि इनमें से कौन सी है। देखिए मूल भौतिक राशि पूछा गया है, तो मूल भौतिक राशि क्या होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो है मूल भौतिक राशियां हैं। 7 मूल भौतिक राशियां हैं और साथ ही इनके मूल मात्रक भी हैं। जैसे कि लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, ताप का केल्विन हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया और पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ओम मीटर जो है फ्रेंड्स यह मात्रक है प्रतिरोधकता का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रजिस्टिविटी का। क्लियर है। चलिए, जो सिंपल प्रश्न है उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो चीज़ें आप पहले से जानते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है ना बीपीएससी में। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो फ्रेंड्स मापा जाता है आवृत्ति। क्या मापा जाता है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है और एक सामान्य मनुष्य जो है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज कह लीजिए या 20 किलो हर्ट्ज कह लीजिए, एक ही बात है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। क्लियर है। अच्छा, 20 हर्ट्ज से जो नीचे की 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग हैं उनको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक कहते हैं। इनको हमारी कान नहीं सुन सकती है। और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई जो है, विद्युत शक्ति पूछा गया है तो ये वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति यानी कि इसको हम लोग पावर कहते हैं। ये क्या होता है, कार्य बटा समय होता है, यानी कि वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम होता है, याद रखेंगे। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है। कूलम जो है मैंने आपको बता दिया आवेश का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण जो है यह किस परास में दिखता है। चलिए, राइट आंसर कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सौर विकिरण जो है यह किस परास में जो है, यह 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आर्द्रता जो है यह किस उपकरण से नापी जाती है, तो राइट आंसर इसका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से क्या होता है, हाइड्रोमीटर यहाँ पर देखिए हाइड्रोमीटर, इससे क्या मापा जाता है, तो इससे जल का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो उच्च तापमान मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है। दाब यानी कि प्रेशर। आपको पता है कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब जो है एक अदिश राशि होता है और दाब का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बता भी दिया कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन वर्ग मीटर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं, पास्कल कहते हैं, ठीक है। दाब का इकाई कहीं कहीं पास्कल भी आपको मिलेगा।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से अदिश राशि है? इसमें से पूछा गया है कि कौन सी अदिश राशि है। तो वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसको सदिश राशि कहा जाता है। और बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सब सदिश राशि हैं। ठीक है, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश कहा जाता है। आयतन, दाब, चाल, दूरी ये सब अदिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दाब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो घटना चक्र है नया वाला, इसमें बहुत सारे पुराने क्वेश्चन को ऐड नहीं किया गया है। मैं सभी के सभी क्वेश्चन को आपको कवर करवा दूंगा। जो बीपीएससी के पहले वाला जो घटना चक्र था उसमें जो प्रश्न दिया गया था उनको भी, जो छूटा हुआ प्रश्न है उनको भी मैं कवर करवा दूंगा। चलिए, निम्न में से कौन सी इसमें से सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि सदिश राशि कौन कौन सा है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि सदिश राशि नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसमें से देखिए गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गति अदिश राशि है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि धरती के घूमने की गति यानी कि घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कितना होगा? पिंड का वजन क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ये घट जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ये घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से, और देखिए एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसको भी मैं कवर करवा रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि किस राशि का मात्रक नहीं है। तो देखिए, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहा जाता है, और विकृति जो है एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स, यह 65th बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। ये प्रश्न 65th बीपीएससी 2019 में पूछा गया है, यहाँ पर ये मिट गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम्ब। 1 जूल प्रति कूलम्ब राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, तो पृथ्वी पर अगर हम बात करें 100 है तो 1/6 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 50, यानी कि 50/3 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, फिर 2 गया इधर तो 3 छक्के 18, फिर 2 गया तो ये इस तरह से 16.7 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि सही कथन इसमें से आपको चुनना है। सही कथन आपको इसमें से चुनना है। देखिए राइट आंसर, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे जो है ज़्यादा होता है उसका विचलन कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन ज़्यादा होता है। यानी कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा और लाल का सबसे कम। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि पूरा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे ये प्रश्न। देखिए, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्में दिखाई देती हैं तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसको कि हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है? तो ये जो धनावेशित हिस्सा है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर? याद रखेंगे, न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे डी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है हमारा कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पढ़ करके जाना है, प्रश्न रिपीट होते हैं बीपीएससी में। वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है ये कहलाता है। ये देखिए 67 बीपीएससी प्री का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। इसको कहा जाता है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें जो हैं यह है, तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का जो है शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो G फॉर क्या होगा?
जी फॉर हो जाएगा जेनरेशन, ठीक है, जी फॉर जेनरेशन। अगला प्रश्न है कि रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कारक पूछा गया है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म जो होता है ये क्या होता है? यहाँ पर रडार आर बना लीजिए। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। तो यहाँ पर देखिए रॉबर्ट वाटसन दिया गया है। गॉड पार्टिकल इसमें से कौन सा है? गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल जो है फ्रेंड्स या हिग्स बोसोन है, हिग्स बोसोन है, ठीक है, हिग्स बोसोन ध्यान रखेंगे। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट, इनको 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सीवी रमन को 1930 में यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, 1930 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? टेलीस्कोप की खोज किया है गैलीलियो ने। किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट बंधु, राइट ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, ये आपको पता है, 1 माइक्रोन में 10⁻³ मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर, अगर फॉर्मूला आपको याद है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, C/100 = F-32/180। अब क्या करेंगे आप, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 2 बच्चे 10 और ये 2 9 18 हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो C/5 = F-32/9 ऐसे लिख सकते हैं ना। सी कह रहा है कि 40 डिग्री, तो यहाँ आप क्या करिए 40 डिग्री पुट कर दीजिए, क्लियर। अब देखिए 5 8 40 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर देंगे, तो ये देखिए 9 8 72 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा F-32, यानी कि ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो F = हो जाएगा 72 + 32 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी की अगर हम तकनीक की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी वह विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को पृथक करके पहचान किया जाता है। एक बार मैं ध्यान से सुनिए और बोलता हूँ। देखिए क्रोमेटोग्राफी वह विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को पृथक करके पहचाना जाता है। तो देखिए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में भी किया जाता है, अभी मैंने बताया ना, पहचाना जाता है, और मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन अब ही होगा 1 से अधिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो ये किया था किसने? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है हमारा कि लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? लोलक का जो टाइम पीरियड है ये होता है 2π√L/G होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये किस पर निर्भर कर रहा है, तो ये लंबाई पर निर्भर कर रहा है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि बल गुणनफल है, बल गुणनफल किसका है? सिंपल सा क्वेश्चन है। F = क्या होता है? m × a होता है, ठीक है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। चलिए ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है इसका, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए त्वरण ज्ञात करने के लिए सही फॉर्मूला, तो आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कि क्या होता है, V = U + AT होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हम ये निकालेंगे, त्वरण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखेंगे इधर AT छोड़ देंगे तो ये इधर जाएगा, तो V - U हो जाएगा, V - U। अब हमें A निकालना है, तो इधर क्या होगा, V - U और T आएगा नीचे बट्टा में, यानी कि V - U/T, V - U/T, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो फ्रेंड्स यह जो है सिद्धांत क्या है वॉशिंग मशीन का, तो ये अपकेंद्रन है, सेंट्रीफ्यूगल है, अपकेंद्रन सेंट्रीफ्यूगल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है?
कौन सी राशि इसमें से बताएंगे कि सदिश नहीं है, सदिश राशि इसमें से कौन सी नहीं है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो सदिश राशि नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें से सदिश राशि जो है कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा सदिश राशि जो है इसमें से आपका आयतन नहीं है, ठीक है। बाकी वेग, विस्थापन, बल ये सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि जो है ये प्राप्त होती है। चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका द्रव्यमान, ठीक है। देखिए पदार्थ के संवेग से, ठीक है, संवेग mv और वेग के अनुपात से, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, सभी ऑप्शन को पढ़िए। देखिए राइट आंसर मैं बता देता हूँ, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न करेंगे कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ जो है गिर रही हैं तो क्या होगा। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, तीनों एक ही साथ नीचे गिरेंगे, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जिसका भी अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति जो होती है वो न्यूनतम होती है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है यानी कि इसमें कांच का अपवर्तनांक जो है ये ज़्यादा है, इसीलिए इसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अच्छा, प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो ये प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म से जब 7 रंग के जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में। ये होता है वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वह प्रिज्म द्वारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है यह निर्धारित किसके द्वारा की जाती है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है यह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये ध्वनि का तरंग दैर्घ्य के द्वारा, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 68th बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है 2023 में। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। ये भी प्रश्न देखिए 68th बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये फोटो डायोड है, फोटो डायोड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रोलिंग घर्षण में, रोलिंग घर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68th बीपीएससी का प्रश्न है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल के गोल में पकड़ने के बाद, गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ताकि उसके हाथ पर चोट कम लगे, ठीक है। ये भी प्रश्न देखिए 68th में ही पूछा गया प्रश्न है। चलिए अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण इसमें से कौन सा है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण जो है ये ध्वनि तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य है। प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ है, प्रकाश अनुप्रस्थ है, ठीक है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखना आपको। चलो उसके बाद देखिएगा कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। तो ये आपको पता है कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी जो भी है चाल, आयाम, तरंग दर ये बदल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो अभी मैंने बताया अनुदैर्घ्य तरंग है, क्लियर। चलिए प्रकाश अनुप्रस्थ है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को पृथक किया जाता है किसके द्वारा, तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, अभी हम लोगों ने कवर किया था, विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं है।
वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, एमीटर से विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं, इससे भी विद्युत धारा ही मापा जाता है, ठीक है, विद्युत धारा का पता लगाया जाता है इससे भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। कौन सा? मैकेनिकल ऊर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैकेनिकल ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि एलईडी, ठीक है, एलईडी के संदर्भ में पूछा गया है। एलईडी मतलब क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड। कौन सा कथन गलत है? एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा को कम खपत करते हैं, सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सही है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, यही गलत दिया गया, इसमें पारा प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। कौन सा कथन जो है गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल जो है यह किसके लिए जिम्मेदार है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्राभिमुखी बल यानी कि अभिकेंद्री बल की बात किया जा रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल शामिल होता है किसमें? घर्षण बल तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये 68 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए एक बस, ये भी 68 बीपीएससी का है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है, तो उसमें जो यात्री बैठे हुए थे वो बाईं ओर मुड़ जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो बाईं ओर झुकेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटे जलता है तो खर्च होगी। मैंने आपको तरीका कई बार बताया, 100 वाट है, 10 घंटे जलता है, ठीक है। तो बटा 1000 कर दीजिए, जो भी दिया गया ऊपर गुना करके 1000 से बटा कर देना है आपको, 1 जीरो से, बाकी ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1 वाट 1 यूनिट 1 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये होता है अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि डायनेमो, डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत मोटर में, अब विद्युत मोटर भी साथ साथ आ गया। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहेगा? इसमें से कौन सा स्थिर रहेगा? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये गतिज ऊर्जा इसमें स्थिर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीनयुक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह सुक्रालोज है। कौन सा है? सुक्रालोज है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो निकट के लिए मायोपिया ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, मायोपिया कहा जाता है, यहाँ मैं लिखता हूँ मायोपिया, मायोपिया कहा जाता है, ठीक है, और दीर्घ के लिए हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न हमारा कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? निकट अवतल लेंस से, ठीक है, और दीर्घ उत्तर लेंस से। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एममीटर से, ठीक है, एममीटर से नापी जाती है। चलिए और पोटेंशियोमीटर से क्या नापा जाता है? ध्यान रखेंगे किसी भी सेल के ईएमएफ का माप किया जाता है इससे, पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो सेम क्वेश्चन है, शायद रिपीट हो गया, हाँ जी सेम ही क्वेश्चन है, ये नहीं, ये देखिए 64th में पूछा गया है और यहाँ पर देखिए 65th में पूछा गया है, इसीलिए मैंने बताया कि प्रश्न रिपीट होता है, ठीक है। चलिए एममीटर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है?
तो सीधी सी बात है, रंगों को प्रिज्म में से गुजार दिया जाएगा, ये रंग 7 रंग में बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से, कई बार प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है। चलिए यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है, यानी कि इससे पता चला है कि वह लेंस क्या है, उत्तल लेंस है, क्योंकि यहाँ डायोप्टर प्लस में दिया गया है। क्लियर, क्षमता पॉजिटिव है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब आपको देखिए मैंने बताया था कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1/f, और इस फोकस दूरी को आप हमेशा मीटर में काउंट करेंगे। किस में, मीटर में। अब पावर ऑफ लेंस दिया गया है 2 डायोप्टर, और हमें निकालना है फोकस दूरी, यानी कि हमें f निकालना है। अब निकाल लीजिए भाई, इसमें क्या है कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इधर चला जाएगा और E2 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये आधा मीटर हो जाएगा। मैंने बताया ना, फोकस दूरी हमेशा मीटर में काउंट करेंगे, यानी कि ये आधा मीटर हो गया। आधा मीटर का मतलब क्या हो गया, आधा मीटर का मतलब हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो आधा मीटर में 50 सेंटीमीटर ही तो होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो है यह संकेत हमेशा उत्तर की तरफ करती है, उत्तर दिशा की तरफ। चुंबकत्व का अनुचुंबकनीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। अनुचुंबकीय पूछा गया है, अनुचुंबकीय सिद्धांत जो है यह प्लैटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। पीतल एक मिश्र धातु है, देखिए ये अब रसायन का प्रश्न भौतिकी में दे दिया गया है, तो ये जिंक और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, जिंक और तांबा का मिश्रण है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे, तांबा और जस्ता का। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, तो तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। चलिए अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था। तो इनको नोबेल पुरस्कार जो है आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, ये देखिए 67th री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये धातु यूरेनियम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो देखिए संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है, तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, यानी कि फ्यूज की बात की जा रही है। फ्यूज जो बना होता है यह टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। राइट आंसर टीन और शीशे का मिश्र धातु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। इसमें से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो है ये शीशा है। कौन सा है, शीशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडियोमीटर क्या नापता है। ऑडियोमीटर जो है ये क्या नापता है, बताइए। ऑडियोमीटर जो है यह क्या नापता है, तो फ्रेंड्स यह ध्वनि की तीव्रता नापता है। ठीक है, ऑडियोमीटर। चलो उसके बाद देखिएगा कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है, तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो कार्य को प्रदर्शित किस में किया जाएगा, जूल में किया जाएगा। सीधी सी बात है, जूल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण क्या है, शून्य पारगम्यता है, शून्य पारगम्यता। ठीक है, अति चालक का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ये घटता है, और चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है, दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, सबसे चमकदार ग्रह जो है ये सौरमंडल का शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है, तो ये प्रकाशिक उपकरण जो है ये माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया गया है, उसके लैंडर का नाम और रोवर का नाम दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंडर का नाम पूछा गया, तो लैंडर का विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 में भी सेम ही नाम है। चलिए कुछ प्रश्न जो है बीपीएससी में इस घटना चक्र में नहीं दिया गया जो पहले दिया जाता था, तो अब वो प्रश्न बच गए हैं,
मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? ये सिलिकॉन SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है फिर से, न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, चलिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम, 10 के पावर -12 ग्राम। चलो उसके बाद देखिए ये प्रश्न देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल है, 66 बीपीएससी में पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया गया है 1.403 किलो ओम, और उसमें से एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम दिया गया है, तो दूसरे का मान आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा। समानांतर में दिया गया, तो समानांतर में कैसा होता है? R1 + 1/R2 होता है। अब ये वाला मान दे रखा है कितना? 1.403, और इसमें से एक प्रतिरोध का मान दे रखा है। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो ये R इक्विवेलेंट, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा R1 + R2 बटा में कितना आ जाएगा? R1 × R2 आ जाएगा। ठीक है, 1/R। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो R1 × R2 हो जाएगा, और नीचे R1 + R2 आ जाएगा, यहीं आ जाएगा ना। अब यहाँ पर सब पुट कर दीजिए, 1 2 दिया गया है तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये 2R2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 + R2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए मेरे भाई, 4.70 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ठंडक के दिनों में, अब देखिएगा ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों का प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, इसका कारण क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका कारण क्या है बताएंगे। इसका कारण जो है क्या होता है? तो इसका कारण होता है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होता है? कमरा गर्म हो जाता है, कमरा ठंडा नहीं होगा। आपको लगेगा कि फ्रिज का दरवाज़ा खोल देंगे रूम ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, गर्म हो जाता है। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। चलिए 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है। इसको तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, इसको तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो मैंने बता ही दिया था कि आवृत्ति चेंज नहीं होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिपीट भी हुआ है प्रश्न। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस होते हैं? तो ये लेंस जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं पढ़ने वाले? तो फ्रेंड्स ये उत्तल होते हैं। कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं। ठीक है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है ये आपका तरंग और कण दोनों के समान होती है। ठीक है, तरंग और कण दोनों के समान होती है। चलिए आकाश नीला लगता है, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अधिक, सेम क्वेश्चन इस बार जो बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा इसी तरह ऑप्शन दे करके, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आयतन न्यूनतम होता है इसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, आयतन भी न्यूनतम होता है। चलिए ध्यान रखेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट पर, भाई मैंने अभी बताया था आपको कि C/5 = F - 32/9। कितना सिंपल है, यहाँ सेंटीग्रेड में यहाँ पर इसको 50 रख दीजिए, फ़ारेनहाइट निकालना है तो 5 × 10 = 50 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर 90 आ जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 90 32 कितना हो जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दिया गया है। चलिए वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है। सबसे ज़्यादा सयनता होती है, सयनता इसमें से सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा इसमें से सयनता शहद की होती है। जो जितना गाढ़ा होगा उतनी ही उसकी सयनता अधिक होगी, शहद की अधिक होगी। इसके बाद खून होगा, खून के बाद जो है फ्रेंड्स जल का होगा, और फिर वायु का होगा। इस ऑप्शन के हिसाब से शहद में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो ये महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम हैं। ठीक है, तो ये आपका चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो बताएंगे इसमें से ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर। क्या अच्छा प्रश्न है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इसका भार बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। सिंपल सा क्वेश्चन, सूर्य से सौर ऊर्जा मिलता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। आर्यभट्ट को छोड़ा गया था कब, तो फ्रेंड्स ये 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है ये होता है कैसा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और होता है क्यों, तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या पूछा गया है, तो इनकी जो चाल होती है ये निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होती है, इसीलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना देर में, तो 499 सेकंड, यानी कि 8 मिनट 19 सेकंड कहेंगे। 8 मिनट 19 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ऑब्वियसली बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ये टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। जर्मेनियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये कक्षा में बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो है ये सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित किस पर है, तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है यह आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। विखंडन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी नोबेल गैस पाई जाती है, तो सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है। और वायु में नोबेल गैस जो नहीं होती है ये रेडॉन है, ठीक है, रेडॉन नहीं होता है। देखिए, बिजली की खपत के बिल किसके मापन पर आधारित है, तो बिजली के बिल का मापन जो होता है ये होता है किसमें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये वाट में होता है। तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से सबसे भारी धातु कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सारा फिजिक्स का प्रश्न मैंने कवर किया। चलिए, इनसेट 2A को कब छोड़ा गया था, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था इनसेट 2A।